कॉकरोच के बारे में चलो पता हो जाएगा। बेटा आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स का एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बच्चे आएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल डिवाइड क्यों करती है। और इसके बाद इस चैप्टर के बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे इसको दोबारा और फिर आपका बचेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपको तैयार करो बायोमोलिक्यूल्स का। कल हमने आपको बताया था माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, कौन से होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने आपको बताया था माइक्रो को कैसे पहचानेंगे और मैक्रो को कैसे पहचानेंगे, ये सब हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। मैंने कहा था अगर मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल, और अगर ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। हम लोगों ने देखा था जैसे कि मोनोमर कितना है, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रो कौन होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। इसके बाद मैंने बताया था एलिमेंट के बारे में कि हम कैसे पहचानते हैं, देखती है जिसमें आपको पता लगाना है कि कौन से ऑर्गेनिक कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, कितने कितने होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको फिर इसके बाद बताया था इसके बारे में, फैटी एसिड के बारे में। हमने देखा था सैचुरेटेड फैटी एसिड थे और अनसैचुरेटेड। और मैंने आपको फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, टाइप ऑफ प्रोटीन हो गया, सब बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने मेटाबोलाइट्स यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में, सब हमने पढ़ लिया था। और पॉलीसेकेराइड के बारे में मैंने बताया था, तो ये सब हमने पढ़ा था। अब हम लोग फिर मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी समझाया था। और आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो एक बार जल्दी रिवाइज कर लो और फिर हम लोग ये चैप्टर
सबसे पहले आपको ये बताओ, सेल साइकिल सर्टेज में सेल डिवाइड क्यों करती है? आपको पता है हमारी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है। हमने देखा था हैप्लॉइड सेल पापा की थी, हैप्लॉइड मम्मी की थी। डिवीजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में लगातार सेल डिवीजन हुआ और आपको पता है आज हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल है। यहाँ पे हमारी कभी चोट लग जाती है, आपको पता होगा, तो उस चोट को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए आपको पता है सेल डिवाइड करती है। तो सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो हम समझेंगे कि सेल डिवाइड किस टाइप से, कितने टाइप से करती है और कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे तो सेल साइकिल के बारे में। और आपको पता है सेल साइकिल का मतलब क्या होगा? भाई कोई भी सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को क्या करती है? साइकिल फॉलो करती है, जिसमें कुछ फेजेस होते हैं और उस फेजेस को उसे कंटिन्यू करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। जैसे आप लोग हो, आप लोगों को पता है कि अगर आप पूरे दिन में जो जो काम करते हो तो आपका क्या है? साइकिल हो गया। आप सुबह क्या करते हो, दोपहर में क्या करते हो, शाम क्या करते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे पढ़ाई करते हो। ऐसी सेल के भी क्या होते हैं? फेज होते हैं, और जो उन फेज को फॉलो करता है और उसके बाद सेल को फाइनली क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा, दो टाइप से डिवीजन होता है माइटोसिस और होता है मियोसिस। हम लोग दोनों के बारे में समझेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सेल साइकिल, हम लोग पहले सेल साइकिल पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम स्टेज, जहाँ मैं बताऊंगा आपको कैसे माइटोसिस होता है, कैसे मियोसिस होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल की बात करें तो आपको पता है, अगर मैं बेसिक बताऊंगा आपको ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने जो सेल साइकिल है उसको दो फेज में डिवाइड कर दिया है। एक को बोलते हैं हम लोग आई फेज, क्या बोलते हैं इसको? और आई फेज को मैं इंटरफेज बोल सकता हूँ और इसको मैं ग्रोथ फेज बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? ग्रोथ फेज। तो आई फेज बोल सकता हूँ, दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्रोथ फेज। ये इसको हम लोग इंटरफेज बोल देते हैं। आपको पता है इसको तीन फेज में डिवाइड किया हुआ है, G1, S और G2। यानी कि इसमें एक हुआ G1, बीच में दिख रहा है, दिख रहा है? एक होता है G1, इसके बाद होगा S और इसके बाद होगा G2। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे I फेज में तीन फेज पढ़ेंगे, G1, S और G2। अगर मैं दूसरा फेज की बात करूं इसको बोलते हैं M फेज, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। मैं ऐसे हो सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फाइनली क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइनेसिस। अब बेटा आपको पता है साइटोकाइनेसिस को सेल डिवाइड कर देगा, और सबसे पहले हम लोग ये समझना होगा इस वाले पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। बेटा आपको पता होगा कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और फाइनली हो जाएगा साइटोकाइनेसिस को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब आपको ये लगा होगा सर ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हम लोग पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ते हैं, इसके बाद हम फाइनली पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ज्यादा टाइम लगता है वो कहाँ पे लगता है? इस वाले में हमें लगता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम पूरा देखते रहते हैं ना कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, लेकिन जो मेन टाइम लगता है किसमें लगता है बेटा? आई फेज। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 95% टाइम लगता है किसमें लगता है? आई फेज में, और उसके बकाया जो टाइम लगता है वो कहाँ लगता है? एम फेज। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है एस फेज का मतलब क्या होता है? एस फेज में एक प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको पता होगा ही। दूसरा, तो मैं एक बार सेल साइकिल को वैसे दिखा रहा हूं आपको बना के, जैसे हम अगर यहां बात करें, अगर सेल यहां से डिवाइड कर रहा है तो ये पहला कौन सा बनता है? G1, इसके बाद S और इसके बाद G2। इसके बाद आपको पता है प्रोफेज होता है बेटा, मेटाफेज, एनाफेज और
टीलोफेज और फाइनली जो होता है क्या होता है साइटोकाइनेसिस, ये होता है। और यहाँ पे जो हम लोग इनको बोलते हैं यहाँ से इसको बोल सकता हूँ कैरियोकाइनेसिस, क्या बोल सकता हूँ सही। और यहाँ से स्टार्ट होता है तो सारे चीज को मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ। दूसरा आपको समझो बेटा, आपको पता होगा ये क्या होता है जी नॉट फेज, कौन होता है जी नॉट फेज। जब सेल को डिवाइड करना ना हो लेकिन वो मेटाबॉलिकली कैसा रहे एक्टिव, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ G1 से वो कहाँ जाती है जी नॉट फेज, कौन सी फेज है। और जी नॉट फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं करती। अच्छा आप मुझे बताओ जी नॉट फेज में डिवाइड क्यों नहीं करती सेल। जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सेल को डिवाइड करने से रोकेगा। बहुत सारे रेप्लिकेशन नहीं होता ना, क्या नहीं होता बेटा, रेप्लिकेशन नहीं होता है तो वो तो एसिड में गई नहीं है तो रेप्लिकेशन कैसे हो जाएगा। इसका मतलब सेल डिवाइड कब करती है बेटा, जब N/C, जब ये रेशियो डिस्टर्ब होगा। N/C का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म का जो ग्रोथ, इसको हम ग्रोथ फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन होगा तो इसका मतलब सेल को मैन्युअली डिवाइड करना ही पड़ेगा, समझिए। और जब डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ तो इस वाले सेल में चलते ही डी नॉट में जानी है और रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब आगे डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि N/C डिस्टर्ब नहीं होगा, समझ गए। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ये करके भी। आपको पता है एस फेज में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद G1 में प्रोटीन बनती है, G2 में प्रोटीन बनती है, ये एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वाले को हम क्या बोलते हैं एमपी, सही। इसके बाद बेटा प्रोटीन यहाँ पे भी होती है यहाँ पे भी होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कौन सी प्रोटीन बन रही है, ठीक है। ज्यादा जो बनती है वो यहाँ G2 में बनती है, G2 वो वाली होती है जो इसके लिए बनाएंगे, और G1 में वो वाली होती है जो एस फेज में होती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है हिस्टोन प्रोटीन, वो कहाँ बनती है, वो यहाँ बनती है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रोटीन बात कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे भी बनती है, यहाँ पे भी। वैसे आप लोग अगर बताओगे तो G2, अगर ये कोई प्रोटीन का नाम नहीं खाली लिखा है प्रोटीन से तो आप लोग G2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ आपको सेल आगे समझ गया सब बच्चे, किसी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। इसके बाद हम लोग एक एक फेज करके पढ़ेंगे सबके बारे में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और मैं आपको बताऊंगा कि माइटोसिस और म्यूसिस में क्या डिफरेंस होता है, क्यों सेल म्यूसिस में हैप्लॉइड रहती है और माइटोसिस में हैप्लॉइड नहीं होती है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग पहले समझ लो, लिख रहा है कि बच्चा कुछ
तो वो भी डुप्लीकेट किसमें होता है एस में। अच्छा सेंटर ऑफ हेलिक्स में करता है पता है सैलरी में पड़ता है मुझे कराया जो तुम्हारे सेंटर फाइबर होते हैं वो से अरेंज होते हैं ठीक है सेंटर से। चलो आप लोग बेटा ये समझ गए। तो अब मैं एक करके आपको समझा रहा हूँ माइटोसिस के बारे में और म्यूसिस के बारे में थोड़ा हमको और समझो। इधर देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो एस पे तीनों काम ध्यान रखना। पहली बात तो ये ध्यान रखना ठीक है। दूसरा आप लोग ये ध्यान रखना कि एस पेज में एक दे दो एक बात आपको मैं वैसे समझाऊंगा कि ये क्या बात हो रही है। हमेशा क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं सेम लेकिन डीएनए बॉन्ड क्या होता है डबल। अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप लोग जो किताब में सेल साइकिल बने हुआ है यहाँ बना दीजिएगा यानी कि मैंने क्या बोला था क्रोमोसोम नंबर सेम सेम और डीएनए बॉन्ड क्या रहता है डबल। अच्छा आपको बताओ बेटा इसका मतलब क्रोमेटिन डबल लेंगे। अब दूसरी बात सुनो आप लोग ये तो पता ही होगा जब जेनेटिक्स में पढ़ चुके एक बार जब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है डीएनए बॉन्ड का डबल लेना। जैसे अगर डीएनए कंटेंट यहाँ पे 2C है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4C। बेटा डीएनए का अमाउंट अगर एक इतना डीएनए सोचो और अगर मैंने रेप्लिकेशन कर दिया तो कितना हो जाएगा इतना। अब आप लोग बताओ लेकिन ये देखो आप लोग ऐसे दो दिख रहा है लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक है और इसका मैंने डबल अमाउंट कर दिया और जोड़ दिया इसको तो ये भी तो एक ही है लेकिन अमाउंट तो डबल हो गया। समझ में आया? ऐसे ही होता है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे लेकिन क्रोमेटिन क्या रहेंगे डबल। लेकिन वो तो हमको दिखते हैं यहाँ पे आके क्रोमेटिन में अगर मेरे को यहाँ दिख जाते तो इसका मतलब ये होता है कि मुझको आपको पता लग जाता कि पहले क्रोमेटिन क्या था एक था अब कितने हो गए समझ गए। अब होता क्या है देखो क्रोमोसोम नंबर सेम है डीएनए बॉन्ड डबल हो गया पहले इतना था ना एस पेज में डबल कर लिया। अब जब मैं एम पेज करूंगा तो मैं इसको एक सेल में और इसको एक सेल। अब पहले बताओ कितना था इतना ही था इतना ही रहा सेल कैसा हो गया डिप्लॉयड मतलब जैसा था वैसा ही रहा और सेम उतना ही रहा। अब म्यूसिस में क्या होता है म्यूसिस में सेल कैसा होता है हैप्लॉइड होता है। वहां ये होता है कि देखो अभी दो सेल बने अब मैं चार बनाऊं कितना बनाऊं तो मैं इससे भी आधा कर दूंगा उधर और इससे भी आधा कर दूंगा। अब बताओ ये चार पार्ट डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आधा आधा होगा सेल कैसा हो गया हैप्लॉइड यानी कि पहले डिप्लॉइड फिर बाद में हैप्लॉइड। ये आपको प्रोसेस में बहुत चीज समझाऊंगा ठीक है अभी थोड़ी देर बाद। दूसरा आपको क्या होगा ये वाली कहानी समझ गए तुरंत। चलो हम लोग बात करते हैं पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि माइटोसिस और म्यूसिस। बेटा ये देखो ये देखो जब सेल डिवाइड करता है तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो बताओ कौन सा रेशियो डिस्टर्ब होता है तो n/c n का मतलब है न्यूक्लियोटाइड c का मतलब है साइटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा ना रेप्लिकेशन होगा डीएनए बॉन्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा सेल को डिवाइड करने के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करके दिखाना मुझे ठीक है। अगर आपको सेल साइज समझ गए तो एक बार मैं क्वेश्चन ला रहा हूं एक देखो आप लोग बताओ ध्यान समझना अगर यहाँ पे डीएनए बॉन्ड 2C है तो यहाँ कितना हो जाएगा 4C क्योंकि डबल होता है यहाँ कितना रहेगा 4C और यहाँ सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा ना एक सेल तो 2C और 2C। आप लोग बताओ बेटा यहाँ क्रोमोसोम कितने होंगे अगर मान लो 46 लिखते हैं तो यहाँ कितने रहेंगे 46 रहेंगे यहाँ भी कितने रहेंगे 46 और यहाँ भी कितने रहेंगे 46 क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है माइटोसिस। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बताना मुझे साथों से मैडम ठीक यहाँ देखो आपको मैडम अगर मान लो एक कोई सेल है ठीक है कोई सेल है ठीक है ठीक है उसमें डीएनए बॉन्ड कितना है क्रोमोसोम नंबर लिख देते हैं क्रोमोसोम नंबर कितना है जिससे बोलूंगा वही बताएगा ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 16 है और ये सेल कैसा है डिप्लॉयड कैसा है और डीएनए कंटेंट यहाँ पे कितना है
अब इसमें क्या कंडीशन होगी, जैसे पहला मिल जाएगा आपको G1 S G2 और L। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशन किसमें रहेगी, ठीक है। चलो तो बताओ भाई, हाँ सुन ये बताओ G1 में क्या कंडीशन रहेगी, क्या रहेगा, डिप्लॉयड करेगा, ये कैसे बताओ क्या रहेगा, कितना लिखोगे आप 60 और यहाँ पे दूसरी रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ, सही है। चलो अब S में जो देखा ना क्या होगा, तो लॉक करने का हमने तो नहीं देखा ए चलो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 16 रहेगा और यहाँ 4 आप फरमाए क्या होगा, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया 2C से 4C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, ये वैसा ही हुआ। देखो अगर मैं यहाँ क्रोमोसोम बनाता, अगर बन जाते तो पता कैसे बनते, ऐसे ये क्रोमोसोम है ये देखें, और ये क्रोमोसोम कितने हैं, 2 कितने हैं 2, लेकिन अगर मैं यहाँ बनाऊँ क्रोमोसोम तो पता कैसे बनेंगे, अब ये पता है कितने हैं 2, क्या हुआ बताओ, खाली ये अटैच नहीं हुए, इसके बराबर में एक बन गया और इसके बराबर में दूसरा बन गया, क्रोमोसोम तो 2 ही रहे, लेकिन डीएनए क्रोमैटिड कितना हो गया डबल, यानी कि डीएनए अमाउंट कितना हो गया डबल। और जब हम प्रोफेज में बनाते हैं क्रोमोसोम तो हमेशा कैसे बनाते हैं, इसीलिए ऐसे बनाते हैं क्योंकि प्रोफेज में डीएनए रेप्लिकेशन दिया हुआ होता है। अगर हम जीवन में देख पाते तो हमको कैसे दिखते, इस टाइप बहुत बड़ी इस टाइप का, समझ गए। तो यही तो होता है, क्या होता है बताओ, बस क्रोमोसोम बने, क्रोमैटिड से सेपरेट हो गए, मिल जाएगा दो, एक से दूसरा कर गया। अगले बताओ बेटा G2 में क्या होगा, इसमें 16 या 4C, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ कितना रहेगा, M के जैसे नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ 2 सेल रहेंगे और यहाँ बताओ कितना है 2C into 2 सेल, यानी कि 2 सेल में 2 यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आया इसका मतलब ये है कि आपको सेल साइकिल को अच्छे से समझ गए होंगे। खाली हमारा ये रह गया कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ना है, जैसे प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है और टेलोफेज में क्या होता है। इनके सामने बैनर स्कूल के हैं, लेकिन खाली मैंने देखी पीली तक रोने लगा, वो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आप जनरल का काम करेंगे, जनरल जानते हो तो बेस्ट स्कूल है, बेस्ट मतलब आपको उसके सामने बैनर, मतलब ऐसे स्कूल बेकार है कि फीस 5,000 7,000 रुपए पर मंथ है, वो बेकार है। जनरल बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारा वेडिंग एक है विद्या मंदिर ढींगड़ा, सुना है? वो ही होता है, वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं। अगर आप इसमें होता है चलो नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, वहाँ टेस्ट होता है। अगर आप पास हो पाते हो तो आपका एडमिशन होगा, ऐसे नहीं होगा कोई भी चला गया पास हो गया, टेस्ट पास हो गया। होता होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा फॉलो करते होंगे। लेकिन ये तो बहुत फॉलो करते हैं जनरल वाले,
बेटा ऐसा लगेगा जैसे आपको एग्जाम दे रहे हो बात नवोदय वाला बाकायदा पेपर होता है, रिजल्ट आएगा बाकायदा, फिर आपका एडमिट में बुलाएंगे तब होगा नहीं होगा। जनरल पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जनरल अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप जानते हो उसको, अच्छा ही होगा। तो वैसा ही जैसे नवाबगंज में डालता बरसात विद्या मंदिर है, बिल्कुल कॉपी यही है, चलो नहीं डाला ये विद्या मंदिर होता है, लेकिन बढ़िया है बहुत। मुझे लगता है विद्या मंदिर में बच्चों को मैनर्स बहुत सिखाए जाते हैं, लेकिन आज के अंदर थोड़ा सा तो बंद हो गया ना चीजें। जब मैं पढ़ा था तो पता है क्या होता था, अगर आप खाना खा रहे हो उससे पहले भी वो होती थी वंदना, अभी होती है खाना खाने से पहले होती है। अच्छा दूसरा सुबह सुबह जाओगे तो पता नहीं क्या क्या होता था भाई, 2 घंटे तो वहीं खड़े होना हैं विद्या मंदिर। तो बच्चों को मैंने सोच के रखा ये बात ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में आपने होगा बच्चे क्या हाल चाल है, जो सीबीएसई में आपके पढ़ रहा होगा पता होगा। अब आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में, फिर मैं एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है चीजों को। देखो सबसे पहले आपको पता है 2 टाइप से लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं माइटोसिस, क्या पढ़ते हैं बच्चों, और एक पढ़ते हैं मियोसिस, ठीक है दोनों को समझा। पहले हम लोग बेसिक समझते थोड़ा सा, फिर हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे एक करके। होता क्या है देखो एक बार समझो बेटा, जैसे एक सेल है, इसके पास क्रोमोसोम 46 और यहाँ पर डीएनए का कितना है 2 और बराबर, और ये सेल है कैसे बेटा डिप्लॉयड। आप लोग ये समझते हैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड का मतलब क्या है, डिप्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम किसमें पेयर में, और हैप्लॉयड का मतलब असंख्य सिंगल। आपको पता है एक सेल से कितने बनेंगे 2, कितने बनेंगे 2, और यहाँ पे आपको पता है जो डीएनए अमाउंट रहेगा वो 46 और डीएनए का कितना रहेगा, और ये सेल कैसा रहेगा डिप्लॉयड। मतलब मैं ऐसे हो सकता हूं कि 1 से 2 सेल बने और जहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहे और सेल कैसा रहे डिप्लॉयड। तो डिवीजन कौन सा होता है माइटोसिस। सिंपल आसान बोले तो क्रोमोसोम सेम और सेल का डिवाइड हो जाए तो वो कौन सा डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बने, तो वो कौन सा डिवीजन करता है माइटोसिस। आप लोग बताओ बेटा आपका बॉडी है, एक सेल था और आज मिलियंस ऑफ सेल है, क्या आपका ऐसा है कि हर एक सेल में क्रोमोसोम अलग है, सब में सेम है, सब में 46 है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कौन चल रहा है माइटोसिस। ये बात समझे आप लोग। सिंपल भाषा में ये है कि डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड बने या फिर हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बने, मतलब क्रोमोसोम सेम है और एक सेल से डॉटर सेल कितनी बने 2। आप लोग बताओ ये वाली सेल कौन सी है पेरेंटल सेल, कौन सी है जो, और ये बनेगी कौन सी है डॉटर सेल। तो जब एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल बने और सेल सेम रहे डिप्लॉयड की डिप्लॉयड ही रहे तो उसको डिवीजन कौन सा कहते हैं माइटोसिस। पढ़ गया बोलिए। अब आते हैं मियोसिस। देखो एक सेल है बेटा सही, क्रोमोसोम कितने होंगे 46, डीएनए का कितना है 2C और सेल कैसा है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है, सुनो एक से पहले वो 2 सेल बने, कितनी बने, अगर समझदार आप तो वो थोड़ा बहुत तो अभी समझ जाओगे। देखो एक से कितनी सेल बनी 2, बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाएंगे 23, कितने रहेंगे, कितने थे
कितने हो गए 23, लेकिन डीएनए कंटेंट अभी भी कितना रहेगा 4C। यही जो डिफरेंस होता है खाली इसमें और इसमें। हाँ फिर 2C हो जाएगा। थोड़ा पहले पढ़ा आपने पढ़ा। अब एक बात सोचो करो, जब मैंने यहाँ एफर्ट कर दिया तो डीएनए कंटेंट कहाँ खत्म हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम कितने रखे सेम रखे 46, तो डीएनए कंटेंट 2 सेल में डिवाइड कर दिया मैं 2C और 4C था, यहाँ 4C हो गया था ना स्पेस के बाद। और यहाँ पे 4C क्यों रहा? क्योंकि मैंने यहाँ क्रोमोसोम आधे कर दिए। यही तो डिफरेंस है माइटोसिस में और। अब आपको बताओ सेल हैप्लॉइड हुई, ये कैसे है हैप्लॉइड, ये भी सेल कैसी है हैप्लॉइड। ये होता है मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है इस बात अगर आप चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो ऐसे, जो इसका बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ 2C का यहाँ कितना हो जाता है 4C। ऐसे यहाँ पे कितना हो गया था 4C। जब मैंने क्रोमोसोम आधे कर दिए तो 4C का 4C रहेगा। और यहाँ पे देखो मैंने क्रोमोसोम उधर ही रखे लेकिन मैंने डीएनए कंटेंट क्या कर दिया आधा 2C और 2C। अब आप लोग बताओ कि किसी सेल में डीएनए बॉन्ड डबल कर सकता है क्या? नहीं। अब मैं फिर से एक सेल से किस सेल लाऊंगा 2। अब आप लोग सोच रहे हो सर ऐसा तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, एक ये सेल है इसे फिर से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। बेटा यहाँ आपको फिर से ऐसे करना पड़ेगा, फिर से आपको डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। 4 यहाँ बन जाएंगे, पता है 4 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ दोबारा मैंने स्पेस नहीं किया है। देखो क्या हुआ पहले से ये तो करते हैं, स्पेस में क्या करते हैं यानी कि डीएनए बॉन्ड पहले से क्या है डबल। अब खाली मुझे क्या करना है डीएनए बॉन्ड डबल है उसको आधा करना है, मतलब 4C का 2C सेल में 2C सेल में 4C का 2C सेल में और 2C इस सेल में। अब आप लोग बताओ ध्यान समझना, अगर आपने यहाँ समझा तो अगर मैं यहाँ पे डीएनए बॉन्ड क्या कर रहा हूँ आधा आधा, तो क्रोमोसोम क्या रखें सेम कैसे रखेंगे तो 23 इसमें देखो ना यहाँ पे कर दो 4C का मैंने डीएनए बॉन्ड आधा किया था तो क्रोमोसोम कितने रहते सेम। और यहाँ पे भी क्या रखेंगे सेम, 23 यहाँ रहेंगे 23 यहाँ रहेंगे 23 यहाँ रहेंगे और 23। अब आपको बताओ सेल हैप्लॉइड में हो गया फाइनली क्या था 46 थे, अब कितने रह गए 23। यहाँ डीएनए कंटेंट 2C का यहाँ कितना है 2C है हो गया सेम, और इसे बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। आप लोग बताओ क्या यहाँ पे S पेज द्वारा होगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसको अगली कॉलम में डिवाइड करूंगा तो S पेज में द्वारा करूंगा। समझ गए? ये लाइन बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि जब भी मियोसिस फर्स्ट होता है मियोसिस सेकंड होता है तो दोनों के बीच में, लेकिन S पेज खाली एक बार होता है, मतलब सेल साइकिल कितनी बार चलेगा एक बार। समझ गए? और इसीलिए हम लोग बोलते हैं देखो बेटा ध्यान समझना, यहाँ 4C हुआ था 2C हो गया, क्रोमोसोम 46 थे तो कितने रहे 46। यहाँ देखो 4C था कितना कर दिया 2C और क्रोमोसोम 23 से 23 सेम रहे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मियोसिस एज लाइक कैसा मियोसिस सेकंड, सॉरी मियोसिस सेकंड एज लाइक माइटोसिस हुआ। तो ये वाला जो होता है ये होता है मियोसिस फर्स्ट और ये वाला होता है मियोसिस सेकंड। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको अब खाली बस कुछ लाइन याद करने की रह जाएगी कहाँ पे क्या चल रहा है। मेन कॉन्सेप्ट ये मियोसिस का, और अगर आपने एनसीईआरटी में ना लिखा हो तो आपको कृपया अगर कुछ खाली पेज हो तो उस पे ऐसे लिख दो, ये अच्छी बात है। अभी मैं एक बार आपको समझा दूंगा फिर हम लोग को पढ़ेंगे, ठीक है ना जो भी एनसीईआरटी लिखना है कि खाना बोल ठीक है।
मिल जाएगा। और इसके बाद आपको बस 5 मिनट मुझे और बता दो, दोनों से पता चलता अपने आप से वही बता दूंगा मैं। और 10 से 15 तारीख के बाद आपको कुछ पैसे हो जाएंगे। आप ऐसे बना दो, इसके बाद क्या पढ़ना है? जो चैप्टर का वो बता दूंगा पूरे फर्स्ट वीडियो दोनों बना के। प्लान किस कोई सा भी टॉपिक लेके आना, कोई सा भी टॉपिक दोनों का आपको, ठीक है? जो आपको लगे सर ये पूछना है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके बाद फिर हम डायरेक्ट 15 के बाद छुट्टी कर देंगे हम। 15 दिन आप घर पे पढ़ना बैठ के, फिर आप लोग 2 मई को आराम से पेपर देने जाना और 4 मई को आके 3 मई को 3 को है ना, 4 को आके मुझे बताना कि कितने नंबर ठीक है। जिसके 100 नंबर आए वो भी ठीक है, जिसके 500 आए वो भी ठीक है, इसके 20 आए वो भी ठीक है, इसके माइनस में है वो? और इसके माइनस में आए वो भी ठीक है। सब ठीक है। लेकिन ईमानदारी से तय करा जाए पता चले माइनस में आना क्या है, वो तो रिजल्ट में देखिए होगा। मुझे नहीं दिखाओगे तो किसी और को दिखाओगे, ऊपर वाला वो मुझे दिखा देगा, ठीक है? मतलब ये है कहीं ना कहीं लिंक मिल ही जाते हैं, तो मुझे बता ही देगा कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो इसीलिए और आपको एक काम और करना, ये बहुत अच्छे करते हैं रिजल्ट के बाद में कहता हूँ कि बेटा या टीचर कहते कोई नहीं कहता है कि अपनी को क्या बोलते हैं रिजल्ट को उस पर ग्रुप में डाल दो, मुझे रिप्लाई नहीं करते हैं मतलब पूरी साल नहीं तो होते हैं। और रिजल्ट आ रहे थे कहो कि पर्सनल मैसेज करो, रिजल्ट डाल दो तो मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करते थे पहले पर्सनल और पूरी साल का नेता वाली ना कि कहीं पानी पीने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर भी तो ये तो आता है हमें इसकी आवाज ये सब वो सब, और रिजल्ट वाले मैसेज करो सीन करके छोड़ देते हैं। तो आप लोग इतने वो भी तो बनिए कि हाँ रिजल्ट हम दिखा के किसी को, तो ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और आप लोगों से मैं कह रहा हूँ मैं पर्सनल मैसेज करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में डाल दो पर्सनल मैसेज दिखा दूँगा तो मुझे दिखाना, जितने बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में हो सबको तो वैसे ही मैसेज करता हूँ। पर्सन दिखाएंगे आपको। क्योंकि अगर आप मुझे कमियां दिखाओगे तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट तो नहीं करूँगा। और आप लोग अगर मुझे बता भी दोगे सर हमारे 500 आया तो क्या करूँगा? सच्चाई तो अच्छी बात है और सच्चाई से मेरा भागना नहीं चाहिए, क्या करें? जो है वो है। और बहुत बच्चे होते हैं बेटा ये जो झूठ बोलते कि 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 10 साल काट देते हैं और वो 300 तक ही नहीं पहुँचते हैं। ऐसे बहुत कलाकार हैं, लेकिन आप लोग आपको मुझे तो ठीक है जहाँ बच्चे कोटा काम कराते हैं 2 लाख का खर्चा कराते हैं वो बोलते हैं। मैंने ऐसे बड़े कहते देखे ना जो अपने रिजल्ट को ऐड करवाते हैं अपने बाबा मम्मी दिखाने के लिए, रिजल्ट को ऐड करवाते हैं, एडिट मतलब 200 नंबर है उसको करवा दिए 500, क्योंकि उन्हें पता है ना फादर 2 लाख का कैसे नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आंसर को ऐसे करते रहते खाली फालतू में। बेटा उस बच्चे से पूछना जिसके फादर ने 2-3 साल का रुपया अपना बच्चे को दे दिए कोटा का और उसके नंबर फिर भी 200 प्लस नहीं आए। ऐसे वहां लाखों बच्चे बैठे और अब फादर के पास रुपया नहीं है पढ़ाने के लिए और बच्चे के पास इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो स्टेप नहीं सकता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, डेवलप नहीं करूँ तो क्या करूँ, नहीं कर सकता। और ये आपको इतना समझ नहीं आता अगर यहाँ पे हम ये डिसाइड कर लेना किस बच्चों को लेना है किस बच्चों को नहीं लेना है, तो बेटा आप एक टाइम पे आके इतने दुख हो जाओगे ना कि आप लोग जैसे भागते हैं आप बच्चे एक क्लास पढ़नी एक क्लास भाग गए एक क्लास पढ़नी कि वो तो वही बात है ना कि आप हमारे सामने दिखाते हो, आपके फादर की कंडीशन आपको पता होगी कैसी है कि वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, उनके सपने कितने बड़े हैं। सोचो पहले एक फादर का क्या होता है कि उनका बच्चा है बच्ची डॉक्टर बने। और मैंने ऐसे बहुत पेरेंट्स देखे हैं जो बेचारे खाली ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्वालिफाई करवा दो, और मैं ये बात आपसे एक बार नहीं 10 बार कह चुका, लेकिन जहाँ फीस जाती है ना वहाँ पता लगता है। यहाँ क्या है फीस नहीं जाती फ्री में तो बच्चे मनमानी करते हैं, लेकिन बेटा आपको सीखना चाहिए
कि कम से कम इतना तो करेंगे कि 3 घंटे यहाँ बैठ जाए। और ये तो आपको पता होगा कि आपके फादर और मम्मी कितना आपसे क्या चाहते हैं। घर वाले मुझे लगता है इतना चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, बच्चा अपनी मौज में शायद तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो आता है। तो ये चीजें आपको भी समझ नहीं आएगी, मुझे पता है। अरे हमें नहीं आना था, नहीं तो पढ़ना है। ये वही बात होती है ना कि जैसे आपको पता होगा जब बच्चा 12 साल से बड़ा होता है तो उसे लगता है कि मेरे फादर बेवकूफ को मैं सब कुछ जानता हूँ। वो मैंने कहानी सुनी थी आपको। और जब बच्चा पहुंचता है कौन सी स्टेज में, 30 साल प्लस में, तो उसे लगता है कि हाँ बाबा ही ठीक थे, मैं बेवकूफ था। वही सा होता है हर किसी काम में। अभी आपको समझाया जाएगा तो समझ नहीं आएगा, आपको कब समझ आएगा जब आप हमारी स्टेज पहुंचोगे, 26-27 साल में पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि सर वास्तव में ठीक है। और आपको बस मेहनत करते रहो, अभी आपके पास बहुत टाइम है बेटा। लोग पढ़ाई 25-26 ईयर में करते हैं, यहाँ किसी बच्चे का मुझे लग रहा है कि 23-24 साल से ऊपर नहीं होगा। किसी का है यहाँ? ये फॉर्म वाले भी नहीं पहुंचे, बताओ क्या सर आप 22-23 की बात कर रहे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसा बच्चा इसकी 22-23 प्लस है किसी की नहीं होगी तो सोचो। तो अभी आपके पास कितना टाइम है पढ़ाई के लिए? बहुत टाइम। पढ़ाई करो उस मेहनत से ज़्यादा, आपको बस क्लास डेली टाइम करो। मैं बार बार कहता हूँ घर पे करो, आपके पास टाइम ही टाइम है। और अगर आपके पास 2-3 साल है तो आप नीट को दे दो, नीट को ही दो, बकाया कुछ भी मत करो। इससे अच्छा आपको कोई प्रोफेसर मिल नहीं सकता। 3-4 साल तो नीट के लिए निकाल 1 साल में तो, लेकिन इतना टाइम दे दो कि हाँ अच्छे से मैं पढ़ाई करूँ, ज़्यादा परेशान करूँगा। ठीक है, चलो बेटा आप तो ये समझ गए। अब मैं एक करके आपको समझा रहा हूँ, पहले माइटोसिस फिर मियोसिस। चलो अब हम एक करके समझे। सबसे पहले आपको बताओ बेटा, सबसे पहला फिर जो होता है वो कौन सा होता है? प्रोफेज। कौन सा होता है? तो मैं एक करके आपको कहानी बताऊंगी। देखो बच्चों, यहाँ देखो एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। इस सेल में आपको बताया कितने क्रोमोसोम है? 46। आपकी सेल बॉडी की। और डीएनए कंटेंट, डीएनए हम समझते हो आपको, मतलब डीएनए का अमाउंट कितना है, तो 2C है, ठीक है। और ये सेल कैसी है? अच्छा आपको बताऊं, मैं डिप्लॉयड में लिखता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूं 40 तो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं, क्योंकि हो सकता है 40 क्रोमोसोम हैप्लॉइड में लिखूं तो इसका मतलब कितने हो गए? 1 हो गए, 90 में डिप्लॉयड में। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कैसे है डिप्लॉयड। अब आप समझ गए कि हैप्लॉइड में 23 होंगे और डिप्लॉयड में 46 होंगे, इसीलिए हम लोग लिखते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? अब देखो आप लोग बताओ ये जीवन की कहानी है, तो आप लोग कुछ बताओ जीवन में क्या यहाँ पे डीएनए रिप्लेसमेंट हुआ होगा? नहीं। यहाँ पे हमें क्रोमोसोम दिख रहे होंगे? नहीं। यहाँ किस फॉर्म में पड़ा हुआ डीएनए? क्रोमैटिन फॉर्म में। किस फॉर्म पड़ा होगा? क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है, बस उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। देखो एक बार समझो आपको बेटा, डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है, बस खाली डिफरेंस है स्टेज का कि सेल हमारी कौन सी स्टेज में है। जैसे देखो डीएनए ये है हमारे यहाँ, ये देखो ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन डीएनए विदाउट प्रोटीन के न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, डीएनए को खाली हिस्टोन प्रोटीन से रैप कर दिया। जैसे गुल्ली बना देते हैं, गुल्ली आपने देखी थी, अरे धागा वाला देखा है, तो ऐसे बनाते हैं ना। तो मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है और मैं धागा इस पर लपेट दिया, यानी कि डीएनए को लपेट दिया और लपेट दिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन। आप लोग बताओ, आप लोग दुकान पे जाते हो, धागा नहीं
लीज दे दो, ये कहते हैं लीज दे दो या गुल्ली दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। आप ये कहते धागा दे दो, नहीं ना। और जब वो हमें खींच के करना होता है, हमारे काम में क्या होता है, धागे होते हैं खाली। लेकिन धागा और रील में डिफरेंस क्या है, रील एक रैपिड फॉर्म है और धागा खाली धागा है। तो यहाँ ऐसे तो धागा ये डीएनए हो गया और गुल्ली जो रील हो गई वो क्या हो गया, क्रोमैटिन फॉर्म हो गया। जब मैंने प्रोटीन के साथ में क्या कर दिया, लपेट दिया। अब डीएनए को अगर आप देखोगे न्यूक्लियस में तो कैसा दिखेगा, क्रोमैटिन फॉर्म में कैसा दिखेगा। और बेटा ये जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमैटिन किसमें कंटेन होता है, क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं, तो आप लोग बताओ क्या क्रोमैटिन क्रोमोसोम डीएनए अलग अलग है, नहीं। खाली डिफरेंस इसका स्टेज का कि कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है। जैसे कोई भी मुकेश से शादी करने जाएगा तो क्या एक कपड़ा चला रहेगा, शादी करने जाएगा दूल्हे वाले कपड़े पहनेगा ना, वो लगाएगा मुंह पर शेरवानी लगाएगा, राजमहल में किसी बता देगा ना। अब आपको देखो तो यही यहाँ सेल जब डिवाइड करके जाएगा तो क्रोमैटिन में क्या बनेगा, अलग-अलग फॉर्म को दूल्हा नहीं क्रोमोसोम, समझ गए। तो क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। समझे बात को, तो ठीक है यहाँ हाँ क्रोमैटिन बिक्रिंग फॉर्म में, सही है। अब यहाँ देखो तो ये ऐसा है, आप लोग कुछ होता होगा, देखो अगर इसके बाद एस में होगा क्या होगा, एस में होगा तो आप लोग बताओ ये डीएनए बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 और क्रोमोसोम कितने रहते हैं, 6, यानी क्या कितने रहेंगे, 46। और सेल अभी भी कैसा है, डिप्लॉयड। ये बात समझ आपको। G2 में क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे और इसके बाद अब स्टार्ट होता है प्रोफेज। क्या होता है, एम फेज का प्रोफेज। बेटा यहाँ देखो आप समझो, अगर मैं प्रोफेज की बात करूं, प्रोफेज की बात कर रहा हूं तो अब आप लोग बताओ इसके अंदर मैंने कहा था प्रोफेज में क्या क्या होता है। एक तो क्रोमैटिन कन्वर्ट किस पर जाता है, क्रोमोसोम में। किस पर जाता है, अब मुझे क्रोमोसोम देखने रहेंगे, मैं ऐसे बना रहा हूं बस ये यहाँ पे क्रोमोसोम में दिख रहा है ऐसे। और बेटा ये कितने क्रोमोसोम है, 4, लेकिन मान लो कितने, 46 देखने लगे प्रोफेज में। और अब ये दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल के ऑर्गेनल्स होंगे और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सब क्या होने लगते हैं, डिसैम्बलिया। क्या होने लगते हैं, डिसैम्बलिया, समझ गए। और यहाँ पे क्रोमैटिन कंटेंट क्या होना रहता है, क्रोमोसोम गायब हो जाते हैं। और ये क्या है, क्रोमोसोम। अब आपको बताओ मेटाफेज होगा तो ये कैसे लगेंगे, ये यहाँ पे मेटाफेज पे लगेंगे ऐसे। और बेटा ये वाला फोटो आपको क्या करना, क्योंकि जब आप इमेज पढ़ोगे तो आपको वहां पे अटैच करेंगे। अब आपको बताओ यहाँ अटैच के बाद नहीं स्पिंडल, क्या स्पिंडल आएगा। अच्छा जैसे कोई यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सबसे बेस्ट स्टडी अगर मुझे क्रोमोसोम करनी तो कौन सा करूंगा, मेटाफेज में। दूसरा ये मुझे लगता है कि मेटाफेज जो होता है वहां पे स्पिंडल अटैच होते हैं, किससे होते हैं, काइनेटिक फोर्स से, किससे होते हैं। और बेटा यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होते हैं, काइनेटो होते हैं, एक इधर और एक इधर, इनको बोलते हैं हम लोग काइनेटो हो, समझ गए। और इसके बीच में जो क्रोमैटिन जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, सेंट्रोमियर। यहाँ देखो ये सेंट्रोमियर हो गया। और ये अटैच किससे है बेटा, काइनेटो किससे अटैच है, काइनेटो से। एक और क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ देता है कि बताओ ये होमोलोगस क्रोमोसोम में काइनेटो से है या सेम क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम में। देखो अपोजिट साइड में, एक इधर से और एक इधर से, समझ गए। ये होता है मेटाफेज। कौन सा होता है, अब आप देखो एनाफेज में पता है क्या होगा, जो ये अटैच है यहाँ पे सेंट्रोमियर, ये यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन होता है, क्रोमैटिन सेपरेट होते हैं। बस मैं बता रहा हूँ किसमें, एनाफेज। एनाफेज में होता है, अब देखो ये डबल हुआ था, ये देखो तो ये क्या हो गया, आधा आधा,
बेटा आपको बताओ ये तो मैं डबल किया था। अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और वो कैसे पूछता है पता है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि मियोसिस में क्या हो रहा है और माइटोसिस में क्या हो रहा है। यही समझ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनो। मियोसिस फर्स्ट में सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन नहीं होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन हो रहा है और क्रोमेटिड सेपरेट होता है। ये डिफरेंस है मियोसिस में और माइटोसिस में। यहाँ क्या होगा, सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन और क्रोमेटिड सेपरेट। सबसे मेन लाइन यही है बस। ये क्या होगा सेपरेट। और आप लोग बताओ मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन नहीं होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तभी तो बताओ 4C का 4C रहता है। नियम में देखो बच्चों, यहाँ देखो, ये देखो, अगर मैं यहाँ से ब्रेकडाउन ना करता, सही है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं करता और मैं दो इधर सेल में देता, दो इधर सेल में, तो बताओ सेल सेपरेट नहीं लगती, 4 से 2 इधर। लेकिन डीएनए कनेक्ट आता नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो यहाँ से हो रहा है ना, इनके बेटा। देखो बेटा हमने ये तो कैसे डबल कर दिया यहाँ पे, इसमें 2C का 4C ये होगा, आप 2C से देखो हो गया ऐसा ना। अब क्या होगा, ये देखो टीलोसिन पे यहाँ जाएंगे और इससे क्या होगा, आप लोग इधर देखो बीच में होगा ये एनाफेज है, अब होगा टीलोसिन और टीलोसिन में क्या होगा बताओ, एक से मान लो साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। टीलोसिन के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब बच्चे यहाँ देखो एक सेल ये और एक सेल ये। अब आप लोग बताओ यहाँ पे जो हमें दिखेगा वो कैसे दिखेगा, ऐसा, ये देखो ये आवाज सुना आ रहा है। जो ये 4C हुआ था 4C, वो देखो आपका हो गया क्रोमोसोम 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 सेल में क्रोमोसोम कितना रहते हैं, अगर यहाँ 46 हो यहाँ भी कितने रहेंगे 46, यहाँ भी कितने रहेंगे 46, और डीएनए कनेक्टेड 4C हुआ था कितना हो गया 2C। बस यही तो हुआ यहाँ
लोग स्कूल से आए क्या? कहाँ से आए? घर से? मतलब ड्रेस में क्या लगी जैसे लेते हैं? अब तुम लोग बताना चाहे मुझे बताइए। नित्या भाई से घंटे का नाम है, मुझे ध्यान रहेगा नित्या। अभी तक मैंने कैंसिल नहीं किया अपना। आप कैंसिल नहीं किया। तो अब हमारा कोचिंग आने का मन करता है या अभी नहीं करता है? करता है? अच्छा, इसका नहीं करता था ना, विद्या का। हमारा तो पहले भी करता था। अब तो हमारा करता है विद्या। सही है। तो लोगों ने 12th पास किया था? 12th पास किया था? 12th कहाँ से? कौन से स्कूल से? जतिन रहते थे, जतिन और कहाँ रहते हो? नहीं रहते हो? नाम कन्नड़ में पढ़ते थे? पढ़ते लड़के नहीं अपने? बस लड़के ही पढ़ते हैं? नाम तो कन्नड़ में पढ़ते थे? ये कह रहा है ना, इसको सुनता है कन्नड़ में। अच्छा, आप बताइए। तो उनसे को पूछिएगा तुम्हारे स्कूल का नाम क्या होना चाहिए? नहीं कहते थे, कन्नड़ से पढ़ते थे। सर मैं उसे बहुत करा था लेकिन मेरा दोस्त पढ़ा पहले तुम्हारे इधर जो वो बन रहा है, एक कॉलेज बन रहा है, वो कौन सा कॉलेज? मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या? उसी रोड पे उस रोड नाव जाते हैं तो रास्ते में बन रहा है, बड़ा सा ही, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो क्या बन रहा है वहाँ? तो स्कूल बन रहा है। वहाँ पे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, ऐसा लगता है कि वहाँ हॉस्टल भी है, स्कूल पूरा कंबाइन है। डबल बड़ा सा आगे रखे। उससे भी आगे पैर हुआ। अब तो लोग इतना आसान नहीं है, पता है आपको? सिलेक्शन लो, यहीं पे आपका वीडियो कॉल नहीं जाना भी नहीं। लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ कौन रोकेगा? ये भी प्रॉब्लम है। मुकेश सोच रहा है बेटा हम पहाड़ों से आए। नहीं सही है, वो पता है आपको, अगर आप कॉलेज मिलता है तो आप दूर ही जाना, यहाँ क्या आप नहीं तो नहीं पैदा होगा तो सही रह रहे एकदम कर सकते और उधर जाना केदारनाथ साइड। बेटा ये बताओ, हम लोग म्यूजियम में म्यूजियम आप लोग माइनस का ये वाला पेज जो है, ये दोनों पेज ये वाले माइंड में रखना, तब आपको म्यूजियम अच्छे समझ में आएगा। ठीक है,
क्योंकि एक चेंजमेंट में क्या होता है जिसमें मैं बता रहा हूँ, वहां पे जो यहाँ पे ऐसे जो है वहां पे कैसे होता है, ये देखो ऐसे होता है। अब आप लोग बताओ अगर सेपरेट होगा तो पूरा क्रोमोसोम होगा ना, और इधर भी पूरा। अब बताओ चार में अगर दो में कर दूंगा दो क्रोमोसोम तो सेल कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। लेकिन क्या जो डीएनए कंटेंट डबल वाला होगा नहीं, अभी भी दो क्रोमोसोम के पास है। यही तो आधा करने के लिए होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस में इतना क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं नहीं समझ रहा हूं भाई। याद रखो बच्चों, हाँ एक बात और है, वहां पे आपको एक ध्यान रखना है, वहां पे प्रोफेज जो होता है तो वहां एक एक्स्ट्रा मैकेनिज्म होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर में आपको पता है सब फाइल एक सब क्लास भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रोफेज की तो वहां पे डैफोडिल, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस ये होता है, और ये होते हैं तो उसमें क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। और उसके बाद मेटाफेज से कहानी फिर से स्टार्ट होती है। फिर डिफरेंस क्या है, फिर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऐसे अरेंज हो रहा है, वहां पे जोड़े होता है पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि पहले आपको ये बताओ मुझे, ये जो प्रोफेज होता है आपको यहाँ पे क्या हुआ है, खाली क्रोमोसोम बने, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां क्या होता है, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है आप लोग पता है जब भी आपके छोटे भाई बहनों को आप ध्यान रखना है बात, जब वो 6 में आए, 6, 7, 10 में आए, उनका एडमिशन जाना कभी गांव साइड में ऐसा स्कूल ढूंढना, उधर ही गांव साइड में प्राइवेट यूपी बोर्ड का, जहाँ फीस हो खाली 200 रुपये महीना या 100 रुपये महीने, वहाँ जाकर एडमिशन करवा दें, सही है। और सीधे से कोटा भेज दें, कोटा ना भेज तो यहाँ भेज देना, ये नैन्सी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ जो बच्चा 4 साल में स्कूल में रह के नहीं सीख पाएगा वो 4 साल में यहाँ सीख जाएगा। और 12th के बाद अगर ऐसा बच्चा डायरेक्ट अगर नीट में एम सिलेक्शन ना लेने तो करें, बस उसका थोड़ा सा आईक्यू लेवल देना चाहिए, थोड़ा सा आईक्यू लेवल डिसाइड करना। पता है बच्चे की सबसे ज्यादा कमजोरी क्या होती है, सब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में। एक बार बताओ, बता दो कोई बच्चा 10th में है, उसको 10th वाला माइंड का आईक्यू लेवल दिया ही नहीं जा रहा है टीचर द्वारा, तो वो क्या सुनेगा। जब आप 10th में होते तो आपका आईक्यू होता है कौन सा वाला होता है, अच्छा 5 वाला। आगे गाँव में जब आप 12th में आते हो तो आपको पता अच्छा ये भी होता है, तो आपका आईक्यू होता है 10th वाला। और जब आप 12th के बाहर निकलते हो, नीट में आए हो, तो आपको लगता है अच्छा सेल साइकिल ऐसा था। और तुम्हें फंसे को पता ही नहीं सेल साइकिल सुबह भी था कुछ। मैं रिलेटिव बता रहा हूँ, अगर बच्चे को उसके क्लास के बेस पे पढ़ाया जाए, जिस क्लास में उस क्लास को उसी को उतना ही समझा दिया जाएगा जितना पढ़ रहा है वो 100% बता रहा हूँ 12th में आके इतना अच्छा बच्चा हो जाएगा, उसका कुछ आता होगा। और जहाँ 5,000 रुपये स्कूल फीस दोगे ना, उससे अच्छा पता क्या करना, 5,000 रुपये ना कोचिंग दे देना। बच्चा अच्छा भी रहेगा, और वैसे अगर आप फीस दोगे पता है वहाँ जाकर बच्चा झूठ बोलना सीख जाएगा, क्योंकि उसका ग्रुपबाजी बनेगी, दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप बनेगी, और उसे पता नहीं क्या एक्टिविटी रहेगा वो आपको पता नहीं है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। मुझे बड़ा तरस आता है बच्चे कि इतने अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे इतना फीस देने के बाद भी अगर 12th के बाद उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि सेल दो टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो फिर आप बताओ ऐसे बच्चे का इंटरनेट क्या फायदा। और ऐसा नहीं वो बच्चा पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है वो रेंट पे रहा भी हो शहर में, 5,000 रुपये उसने रूम का खाने का दिया हो, तब भी उसे 12th के बाद अगर टीचर समझा नहीं पाए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होती है, तो फिर तो बच्चे का सुनिए उसमें तो स्कूल वालों का और ये हकीकत बात है। और सरकारी स्कूलों में बहुत व्यवस्था है ना कि बच्चे को बच्चे समझते नहीं है, बस आओ बैठो चले जाओ। बहुत कर रहा हूँ ये समझते हैं।
बेटा यहाँ देखो आपको, मैं आपको क्या बताऊंगा देखो, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे एस्पेक्ट हो गया, ये फोर्थ फिगर गया। अब बेटा यहाँ पे आपको पता है प्रोफेज के और सारे गुण होते हैं, जैसे प्रोफेज है, सही। अब प्रोफेज में इतने फेज होंगे ना, जैसे डैप्रोटीन, जाइगोटीन, पेक्टाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। बेटा आप तो बताओ, अगर मैं एक फेज की बात करूं तो यहाँ क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे लैक्टोडीन में क्रोमोसोम बन जाएंगे, यहाँ जाइगोडीन में पेयरिंग हो जाती है, किसकी? पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से? होमोलोगस का मतलब जो पेयर में होते हैं वो पेयरिंग कर लेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं साइनेप्सिस, टेट्राड, ये सब नाम आते हैं यहाँ पे। बेटा इसके बाद पेकाइटिन पता क्या होता है? ऐसा हो जाता है, एक्स से विसर्जित से नाम अपने आप को याद बेटा, क्लास बेटा, सही है। और डिफरेंट में क्या होते हैं? अलग अलग सेपरेट होते हैं, और डाइकैरेट नहीं, डाइकैरेट सेपरेट होते हैं। कहते हैं यहाँ लिखता है एक्स, तो उल्टा होता है और यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, समझ गए? और यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है? सेपरेट होते हैं। आप लोग बताओ इन सब में हमने क्या किया? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब आपको नाम बताओ तो हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या? क्रॉसिंग ओवर। आपको लोगों को ये नहीं है कि क्या होता है सर? बताओ। क्या पहले फायदा है तो बड़ा है, उसका तो बात की बात है। यहाँ देखो ये क्रॉसिंग ओवर इसलिए होता है, आपको बताओ। एक जैसे एक सेल पापा की है, अब पापा की इसको मन में तो आपको पता है एक हाइब्रिड से मतलब एक हाइब्रिड बन रहा है, यानी कि 23 क्रोमोसोम यहाँ आ रहे हैं, 23 यहाँ आ रहे हैं। अगर ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं करेंगे तो हो सकता है आधे क्रोमोसोम बिल्कुल इधर आए, आधे कैट इधर आ जाए, आधे इधर आ जाए, दोनों में सेम सेम जाए, इसलिए होता है क्रॉसिंग ओवर। और जो आप देखते हो बच्चों में वेरिएशन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, समझ गए? अब यहाँ पे देखो ये हो गया बेटा। अब यहाँ से मेटाफेज स्टार्ट होता है क्रॉसिंग ओवर के होने के बाद। यहाँ देखो तो यहाँ देखो, अभी देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, अभी ऐसे कैसा होगा? ये ऐसा है, अब ये होगा कैसे? कुछ डिफरेंस लगा आपको? ऐसे। अब एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे, कौन होगा? क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये पता है किसने हम करा? म्यूसिस फर्स्ट में। तो यहाँ पे अब ऐसे नहीं होगा सेपरेट। यहाँ देखो पूरा क्रोमोसोम एक इधर आ जाएगा और पूरा क्रोमोसोम एक इधर, पूरा क्रोमोसोम एक इधर और पूरा क्रोमोसोम एक इधर। आपको बताओ एनाफेज में यहाँ क्या डिफरेंस है? म्यूसिस फर्स्ट के ये डिफरेंस है, यहाँ सेंट्रोमेर पेटोमेर में ये मैं नहीं लूंगा, नॉट एकदम सेंट्रोमेर। और जहां मैंने लिखा है क्रोमैटिड सेपरेट, यहां लिखूंगा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ये डिफरेंस होता है इसमें म्यूसिस फर्स्ट। अब आपको बताओ बेटा, यहाँ देखो आप लोग देखो, अगर मैं एक से दो सेल बना दूंगा तो क्रोमोसोम 4 से 2 अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 2 ऐसे आ गए। अब आप लोग कितना भी देख, अगर आप लोग थोड़ा समझ रखते हो तो आप लोग बताओ क्या क्रोमोसोम 4 से 2 नहीं हो गए? हो गए ना? क्या क्रोमैटिड
और ये आधा करने के लिए हम करते हैं मियोसिस सेकंड। आप लोग बताओ बेटा स्टार्टिंग में माइटोसिस जो था वो क्या ऐसा नहीं था जब प्रोटीन में और अभी भी देखो ऐसे तो इसका मतलब ये है कि मियोसिस फर्स्ट में सेल हाइब्रिड जाती है एक क्रोमेट सेपरेट नहीं होते हैं डीएनए बॉन्ड आधा नहीं होता है और उसको आधा करने के लिए हम लोग करते हैं मियोसिस सेकंड। इसीलिए मैं लिखवाता हूं मियोसिस सेकंड एज लाइक माइटोसिस। चलो एक जीरो लिखना है आपको जो समझना है वो लिखो अपने आप से और कैरी करते हैं पढ़ते हो या आपको पढ़ लो किताब पढ़ लो थोड़ी देर। इसमें बैठ के सब मिला से रेलवे स्टेशन बैठेंगे बहुत नहीं बड़े बड़े पंखे होते नहीं लटके हुए अब बेटा यहाँ देखो आप समझ लो ये देखो अब आप लोग बताओ ये सेल कैसे हो गई हाइब्रिड हो गई क्या डीएनए में डबल नहीं है क्योंकि क्रोमेटिन की दो है अब ये क्या होगा इससे फिर से ये सेल दोनों सेल में डिवाइड होगी फिर से वैसे ही होगा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज लेकिन इसके जैसा नहीं होगा अब कैसा होगा एज लाइक माइटोसिस तो आप ले सकते हो आफ्टर इसके बाद क्या होगा तो इसके बाद होगा मियोसिस सेकंड और ये होता है एज लाइक
समझ में आया होगा कि ये मेयोसिस फर्स्ट है वो क्या है मेयोसिस सेकंड। अच्छा आप लोग ये बताओ गैमीट बनाने में हमेशा क्या होता है, कौन सा रीजन होता है मेयोसिस, क्योंकि गैमीट ही होते हैं जो डिप्लॉइड से कैसे बनते हैं। आप लोग सकते हो किसी गैमीट में क्या माइट हम माइटोस कर सकते हैं, कोई ऐसा गैमीट है जिसमें माइटोस कर सकते हैं मेल हनी। क्यों, क्योंकि मेल हनी के पास क्रोमोसोम 16 होते हैं हैप्लॉइड, और जब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है तो हमेशा वहां क्या होगा माइटोसिस। तो मेल हनी को छोड़ के बकाया सब में गैमीट बनाने में क्या होता है मेयोसिस। अच्छा ये बताओ तो अब आपको समझ गए जब हम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनाते हैं तब भी क्या होता है मेयोसिस, और जब हम डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाते हैं तो क्या होता है माइटोसिस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब गैमीट बनते हैं हमारे तो क्या होगा, कौन सा रीजन होगा मेयोसिस, क्योंकि हमें डिप्लॉइड से क्या बनाना पड़ता है हैप्लॉइड। और जब हमारी बॉडी ग्रोथ करती है लगातार हमारी बॉडी में सेल बढ़ते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है माइटोसिस। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ो जल्दी बैठ के प्रश्न लगाओ। पढ़ लो पढ़े तुम दोनों लोग बातें कर रहे हो। अगर तुम दोनों में से जो ये बताओ आप लोगों में अगर एक डॉक्टर हो गया और एक नहीं मैं तो क्या करूँगा, दोनों सेट देंगे, दोनों सेट कर देंगे। अगर एक को बाहर लाना पड़े, बाहर आउट ना होगा और एक को घर करना पड़े तो कैसे करोगे? वो तो बाद में करोगे ना, पहले तो मैनेज करना पड़ेगा 5 साल तक, तो कैसे करोगे? अलग अलग कर तो क्योंकि तुमको मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि तुम इसी में बैठी हो ये इसी में बैठी हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना। पहले भी वार्निंग हुई यही बात है। और लड़कियां बैठी हैं मैंने और लड़ाई होती है और लड़ाई होती रहती है बोली नहीं होती है। ये बताइए भैया सिस्टर से लड़ाई होती है, सिस्टर से लड़ाई होती है, सिस्टर नहीं है तुम्हारी है, सब सिस्टर हो गया तुम्हारी सिस्टर है लड़ाई होती है, लड़ाई होती है हमेशा होती है, मुझे लगा है तुम लोगों को होती होगी। अब बोलो ना ऐसे रहते से सही है उनका प्रॉपर्टी अच्छा है। लड़ाई नहीं होती है कभी नहीं। तुम लोगों का कनेक्शन है ना इसलिए ये अच्छा थोड़ा सा बड़ा कौन है तुम लोगों में, क्योंकि ऐसा भी देखते हैं ट्रेंड्स में जिसका बर्थ पहले तो बड़ा जिसका बर्थ लास्ट में तो छोटा। ट्विंस हाँ जेनेटिक्स जैसे मेरे तेरे भाई है ना उसका उनके लिए 2 लड़कियां, तो एक वो मैं घर पे कहता तो वो कह रहे थे ये बड़ी वाली छोटी वाली, मैं बड़ी छोटी क्या तो साथ में हुए, बोले नहीं ये भी होता है जो पहले से धरती पे आया वो बड़ा होने जाएगा ना, जो बाद में आया छोटा होने जाएगा। चलो ठीक है बेटा एक सुनो अब तो बात सुनो, कल को इसके बाद कौन सा यूनिट है प्लांट वीडियो, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे फोटो सिंथेसिस, उसके बाद पढ़ेंगे
उसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा। 1 घंटा 31 मिनट।